वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस आज भारत में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, बड़े पैमाने पे आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, और ये आत्मनिर्भर भारत की बात जिस तरह से की जा रही है, वो कहीं धरातल पे तो उतरता नहीं है, धरातल पे दिखता नहीं है कहीं आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसी स्थिति में जब धरातल पे नहीं दिखता है आत्मनिर्भर भारत, तो बड़ी बड़ी स्थिति खराब है कि हमारे यहाँ भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, जो भविष्य हम लोगों की तरफ इशारा करता है। वो इशारा ये करता है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार हम लोगों की तरफ से बढ़ने वाला है। और लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि किसी भी कीमत पे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर बनने का पैमाना क्या है, ये समझ से परे है कि आखिर कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं, कोई प्रयास आपने किया नहीं। जो सरकारी जो पीएसयू थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, उसको आप बेचने जा रहे हैं, और खासतौर से जो प्रॉफिट मेकिंग पर पब्लिक सेक्टर यूनिट थे उसको आप बेचने जा रहे हैं, और आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। वर्ल्ड बैंक का कर्ज जो कभी 52 लाख करोड़ होता था, आज आपने उसको करीब 92 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप आत्मनिर्भर भारत किस आधार पे बनाएंगे? जिस तरह से कोरोना भी आया है, कोरोना में सारे हॉस्पिटल में देखने को ये मिलता है कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्टेज की चीजें हैं, वो प्राइमरी स्टेज की चीजें भी उपलब्ध नहीं है। जब प्राइमरी स्टेज की चीजें ही उपलब्ध नहीं है, तो आखिर ये काम कैसे होगा? ये बड़ा बेहद स्थिति है। कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? अनिल जी, जरा हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा कैसे? रानी साहब, प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और यह देश के प्रति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया है। यह देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? तो जो इस देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और आत्मनिर्भर की तरफ ले जा रहे हैं, हमारा प्रश्न उन्हीं से है जो आज इस देश में चाहते हैं। और हमारा एक प्रश्न है, एक नौजवान होने की वजह से, जिस जमात से हम आते हैं, नौजवानों छात्र संघ की जमात से, जहाँ से हम आते हैं, जहाँ से हमारी पहचान है, हम उन नौजवानों की पीड़ा को उठाते हुए हम देश के प्रधानमंत्री से हमारा प्रश्न है, यह देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जब इस गति में इस देश को आप ले जा रहे हो, आज देश 21वीं सदी में है, और 1500, 1600, 1700 किलोमीटर पैदल चल करके इस देश का नौजवान, देश का बेरोजगार, देश का श्रमिक, देश का किसान, देश का बेटा पैदल चल करके और पैदल पहुंच के अपने घर जा रहा है। क्या पैदल चला करके आप इस देश के नौजवान को, इस देश के मजदूर को, इस देश के मजलूम को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो? आप किस क्षेत्र में, कहां से आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो? यह नौजवानों के सामने और देश की आम जनता के सामने, 125 करोड़ जनता के सामने अहम प्रश्न है, और प्रधान सेवक भी उसी आम जनता के बीच आते हैं। ऐसा वो हर मंच से और हर सिस्टम में बैठ करके बोलते हैं। तो आत्मनिर्भर ये कहाँ से हो रहा है? हमें तो आत्मनिर्भरता कहीं किसी कोने से भी दिखाई नहीं दे रही है। यह देश कहाँ से आत्मनिर्भर होगा? समोसा पकौड़ा बेच करके आत्मनिर्भर होगा? कि कोरोना की जो मार चल रही है, जैसा आपने कहा है कि प्राथमिक चीजें जो है अभी इस देश में उपलब्ध नहीं हॉस्पिटलों में, आपकी बात सत्य है। अभी बस्ती जनपद, उत्तर प्रदेश के एक जिला है बस्ती, जहाँ से मैं बैठा हूँ, फैजाबाद से, झांसी से एक व्यक्ति ट्रेन में कोरोना पीड़ित था और अपने घर चला 24 तारीख को, और उसने अपनी पत्नी से 6 पर बात किया, और ट्रेन गोरखपुर पहुंची। रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, और ट्रेन 5 दिन बाद पुनः फिर झांसी को जाती है, और उसी ट्रेन में उसकी बॉडी सफर करती रहती है। जब वह ट्रेन धुली जाती है, सैनिटाइज की जाती है, तब उसकी 5 दिन बॉडी मिलती है। क्या इस मुहाने पर, इस देश को इस पैमाने पर खड़ा करके आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? कहाँ से आप आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है? आज न आज की आपकी सीमा सुरक्षित है, अभी चाइना आपको डरा रहा है। छोटा सा देश आपके सामने नेपाल है, वो है आपको आंखें दिखा रहा है। कई 100 किलोमीटर भूमि आपको अपने नक्शे में उधर दिखा रहा है। इस देश को कहाँ आत्मनिर्भर बना रहे हो? यह सरकार खोखलेबाजी है और झूठ पर टिकी हुई ये सरकार है। 6 साल में इन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया।
4 साल इनके पास समय है। देश की जनता, देश का नौजवान और देश का हर व्यक्ति अब जान चुका है कि जुमलेबाजी से यह सरकार नहीं चलने वाली है और जुमलेबाजी से यह देश आत्मनिर्भर नहीं होने वाला है। जी, अच्छी बात आपने कही है अनिल सिंह जी ने कि केवल जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। देश बहुत बड़ा है और ये देश गरीबों का देश है, गांव का देश है, जहां तकरीबन 75 लाख गांव बसते हैं। ये शहरों का देश नहीं है, गांव का देश है। और गांव का देश जब होता है तो उसमें दिक्कतें बहुत होती हैं, चुनौतियां बहुत होती हैं और इसके आधार पे अभी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मजबूत है। मूलभूत समस्याओं से निपटने की क्षमता भी आपके पास नहीं है। बावजूद इसके आप ये कह रहे हैं कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो ये जैसे कभी-कभी गांव में शुरू में आप देखे होंगे 60 और 70 के दशक में गांव में लोग बुजुर्ग बैठ जाते थे तो कहानियां सुनाया करते थे। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी उसी के दशक के हैं, वो कहानियां जो याद करके आए हैं वही सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये इसी वजह से आत्मनिर्भर एक जुमला ही साबित होगा और जुमले के अलावा कुछ भी साबित नहीं होगा। अभिषेक जी, हम इसी को समझना चाह रहे हैं कि ये जुमला होगा या धरातल पे भी आत्मनिर्भर उतरेगा। देखिए, इस सरकार ने हमेशा ही जुमलेबाजी की है और जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर किसी के लिए कोई सौगात इनके पास रहती है तो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए रहती है, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो जितनी भी इनकी सौगात रहती है पूंजीपतियों के लिए ही रहती है। इवन किसी भी सेक्टर में अगर आप देख लीजिए तो सिर्फ पूंजीपति ही वहां पे पहुंच जाएंगे और कोई नहीं पाए जाएंगे। अब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। मजदूर वर्ग के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। पिछड़े लोगों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। हाँ, उनको एक काम जरूर किया है कि आज वो हमारा देश, जो देश की बुनियाद है मजदूर, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, उनको और इतने पीछे कर दिया है कि हमें 10 बार सोचना पड़ता है। अगर आज की डेट में हमें कुछ भी करना होता है तो 10 बार सोचना पड़ता है। इस कोरोना काल में हम इतने पीछे जा चुके हैं कि हमें 100 रुपए की कीमत आज ऐसी लग रही है कि वो 1 लाख रुपए के बराबर हो, क्योंकि 100 रुपए कमाएगा आदमी तब जब उसके पास कुछ होगा, क्योंकि ना ही उसके पास रोजगार बचा हुआ है, ना ही कोई व्यापार बचा हुआ है, ना ही उसके पास कोई सेगमेंट बचा हुआ है कि जहां पर वो कुछ कर पाए। अगर आप देखेंगे जो अभी सरकार ने उन्होंने सौगात दी हुई है इतनी बड़ी, जिसके लिए मोदी सरकार बाही हर जगह पे जश्न भी मना रही है अपने कि इतनी बड़ी सौगात दी है, तो लेकिन वो सौगात अगर किसी को मिली है तो सिर्फ पूंजीपति लोगों को मिली है, उनके दोस्तों को मिली है, उनके भाइयों को मिली है, उनके संबंधियों को मिली है। ना ही इसमें 1 रुपए का फायदा मजदूर वर्ग को है, ना ही मध्यम वर्गीय लोगों को है, जो हमारे निचले दर्जे के लोग हैं उनको भी, इवन यहाँ तक पटरी दुकानदार के लिए भी कुछ नहीं है। जिन व्यक्तियों का 250 करोड़ रुपए अगर टर्नओवर होगा उनको सौगात मिलेगी, हो सकता है उनसे कम के लोगों को सौगात मिलेगी, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ये जो 125 करोड़ देश के लोग हैं, 125 करोड़ तो कहने के लिए, लेकिन अगर आज की डेट में हम जनसंख्या देखेंगे तो लगभग 135 करोड़ हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों में 125 करोड़ जरूर है। उनमें जो भारत बसता है, वो भारत जो बसता है वो किसानों में बसता है, वो मजदूर वर्ग में बसता है, वो मध्यम वर्गीय लोगों में बसता है, वो पिछड़े लोगों में बसता है। क्योंकि अगर देखेंगे तो दशमलव में जाकर के आते हैं पूंजीपति वर्ग, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को टेक ओवर कर रखा है, भारतवर्ष को अपने पास ले रखा है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की दलाल के रूप में, मैं फिर कह रहा हूं दलाल, क्योंकि दलाल वो एक दलाल होता है जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है, और ये भारतवर्ष को बेच करके भारतवर्ष की कमाई बेच करके खा रहे हैं, पूंजीपतियों के पास गिरवी रख करके खा रहे हैं। तो ये देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, इसके अलावा कोरा झूठ है, जो कि ये भ्रमजाल फैलाने में इनके पास। सिर्फ एक बात और छोटी से कहना चाहता हूं गौतम जी, कि ये सिर्फ धर्म के नाम पे झगड़े करवा करके, हिंदू मुस्लिम के नाम पे फसाद करवा करके वोट बैंक हासिल कर सकते हैं। अगर आप आरटीआई के हवाले से देखेंगे, 6 साल हो गए, 6 साल में कितनी गवर्नमेंट की कंपनियां इन्होंने खोल दी हैं, बल्कि
23 सेक्टर ऐसे हो चुके हैं जिनको इन्होंने बंद कर दिए हैं, जिनको इन्होंने पूंजीपतियों को दे दिया है, चाहे वो फॉरेन के हो, चाहे वो देश के पूंजीपतियों के पास गिरवी रख दिया हो, चाहे उनको बेच दिया हो। 23 सेगमेंट ऐसे रह चुके हैं सिर्फ 6 साल में। बाकी आने वाले जो बचे हुए प्रॉफिट सेगमेंट होंगे वो भी शायद नहीं रहेंगे। जी गौतम जी। जी अनिल जी, आपके पास लौट करके हम आ रहे हैं। फिर ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो जुमलेबाजी है वो तो नहीं, लेकिन देश की जो स्थिति होने वाली है, स्थिति ये होगी, देश में भूख से वैसे ही लोग मर रहे हैं। भूख की स्थिति बहुत आगे निकल चुकी है और भूख के बगैर लोग जो है भूख से ही मरेंगे। और भय भय तो चारों तरफ आलम यह है कि कहीं भी आप निकल जाइए, कभी पुलिस वाले आपको पीट देंगे, कोई आपको कुछ कर देगा। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश की सरकार का तो कहना ही क्या है। 18 लाख लोग आए नहीं तो प्रदेश की सरकार कहती है कि 18 लाख लोगों को हमने नौकरियां दे दी है, और रिकॉर्ड उठा करके मांगिए तो पता चला कि 8 लोगों को भी नौकरियां नहीं दी गई हैं। तो 18 लाख तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में किस आधार पे आप ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार दावा कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बनेगा? कब तक ये जुमला चलता रहेगा देश आत्मनिर्भर बनने का? अनिल जी। राणे साहब, प्रश्न ये है कि जुमला ये कब तक चलेगा और हम आप कब तक सुनेंगे और कब तक यह देश आत्मनिर्भर बनेगा? यह देश की जनता के ऊपर है, कब तक सुनना चाहती है। और जब तक ये कुर्सी पर रहेंगे, जब तक इस देश की बागडोर इनके हाथ में रहेगी, तब तक यह जुमलेबाजी आपको सुनना है। और तब तक यह जुमलेबाजी अपने चरम पर रहेगी। न 2 करोड़ लोग साल में रोजगार पाएंगे। हाँ, इन्होंने एक काम इस देश में जरूर किया है। इस आजाद भारत में 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ है और इस सन 2020 चल रहा है। इस हिंदुस्तान में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हों और चाहे राजकीय पार्टियां हों, किसी ने अपना आज तक सिर्फ कार्यालय नहीं बनवाया है। चाहे राज्य संपत्ति का विभाग का हो, देश की किसी न किसी संपत्ति से जुड़े हुए वह पार्टी जैसे देश की सेवा करती है, देश की संपत्ति में अपना कार्यालय बना करके, और जो उसको राज्य संपत्ति से मिलती है उसी में वो कार्यालय स्थापित करती है। लेकिन हमारे जो देश के प्रधान सेवक जब 2014 में देश की सत्ता पर बैठे और नौजवानों को, देश के किसानों को, बेरोजगारों को इन्होंने एक सपना दिखाया। पहले तो सपना दिखाया 15 लाख आएगा, वो तो आता रहा। दोबारा सपना इन्होंने नौजवानों को दिखाया कि जाति और आरक्षण के नाम पर तमाम सरकारें, चाहे स्टेट की रही हो चाहे वो केंद्र की रही हो, आपके साथ धोखेबाजी की। तो नौजवान काफी दिन से पीड़ित था। उसको एक उम्मीद थी, इस देश के प्रधान सेवक थे कि हम बहुत लूटे बहुत ठगे, हो सकता है एक नई आज से एक नई कर लेकर आए हैं, कुछ करें। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब देश के रोजगार में, देश के नौजवान ने इनसे प्रश्न पूछा, देश के नौजवान ने जानना चाहा कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 10 करोड़ रोजगार होना चाहिए 5 साल में, 2014 से 2019 तक। तो इन्होंने कहा एक वकील जो प्रैक्टिस करता है, 2 मुंशी है, उसको रोजगार हमने दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। और इन्होंने कहा जो ट्रक लिया है, ट्रक पर जो 2 खलासी है, 2 रोजगार उसको हमने दिया। एक टैक्सी वाले ने एक टैक्सी ली, एक ड्राइवर और 2 खलासी उस पर रह रहे हैं, 2 रोजगार। तो इन्होंने इस देश के इसमें इस आंकड़े को प्रस्तुत किया। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया है कि इस देश में हर जिले पर एक गगनचुंबी इमारत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गगनचुंबी इमारत बढ़िया फर्स्ट क्लास की 3 से 4 और 10 करोड़ रुपए की एक कार्यालय बनवाया है। उत्तर प्रदेश का हर जिला है और हिंदुस्तान के हर जिले के कोने कोने में ऐसे कार्यालय आपको देखने को मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय दिल्ली का है, आप उस कार्यालय को देख लीजिए। अगर यही सारी चीजें, कार्यालय से ही देश अगर चलने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को रोजगार न दे करके कार्यालय से जोड़ करके अगर रोजगार देना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि यह देश आत्मनिर्भर हो गया हो उनकी निगाह में, क्योंकि इस देश के हर नौजवान को नेतागिरी कराना चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर राणे साहब है
कि रोजगार और आत्मनिर्भर इस सरकार से आप ना ही करें तो बेहतर होगा। और किसी तरह से जो देश को 4 साल का और समय मिला हुआ है, यह देश किसी तरह लोट पोट कर जैसे बेकारी और भूखमरी में काट रहा है वैसे, और जब तक यह सरकार बदली नहीं जाएगी और यह सरकार जाएगी नहीं, तब तक आत्मनिर्भर इस सरकार से और इस सरकार की पॉलिसी से, इस सरकार की मोनोपोली जो है, आप निश्चित तौर पर इसके विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि किसी भी दृष्टिकोण से यह देश इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर होने का प्रश्न ही नहीं है। और अगर कोई नौजवान, देश का कोई नागरिक, आम नागरिक अगर सोच रहा हो तो हर दिवा स्वप्न देख रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत जी। अभिषेक जी, आपसे समझना चाहते हैं कि ये जुमलेबाजी कब तक चलेगी और जुमलेबाजी को सुनने के लिए विपक्ष कब तक सुस्त बैठा रहेगा? क्योंकि अगर ये विपक्ष सुस्त न हो, विपक्ष सत्ता ये ठीक है, सत्ता अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। सत्ता ने जुमलेबाजी बहुत की है, मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया है, और जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबको अपने कंट्रोल में कर लिया है। सीबीआई को अपने कंट्रोल में कर लिया, ईडी को अपने कंट्रोल में कर लिया, जितने इंस्टीट्यूशन है सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इससे निपटने का और देश के लोकतंत्रात्मक ढांचे के सुरक्षा के लिए कौन से इंतजाम किए जाने चाहिए? और ये लगता है कि विपक्ष ही कर सकता है, विपक्ष के अलावा, या तो फिर जनता जब सड़कों पे आएगी तब हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए वतन साहब, जो भी आपने बात कही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारे भाई अनिल जी ने भी जो बात कही बिल्कुल स्पष्ट तौर पे क्लियर कर दी है, और ये बात जो बोली है बिल्कुल ठीक बोली है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न में हमें तब तक सहना पड़ेगा जब तक कि वापस से चुनाव नहीं आएंगे, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, उसने अच्छे बहुमत से इनको विजयी बनाया है। जनता ने पुनः इनके ऊपर विश्वास कायम किया कि शायद हो सकता है अब की बार हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, इनसे हमें कुछ सौगातें मिलेंगी, हमारे लिए ये सरकार कुछ करेगी। जनता ने दिया, इनको मैंडेट दिया है, इसलिए जनता का भुगतान ये कर रही है, जनता भुगत रही है इस चीज को। और अगर आप देखिए, बात रह गई सदन में, विपक्षी पार्टियों की सुनी नहीं जाती। अगर हम विपक्ष के लोग कितना भी चिल्लाए, अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाए, वो एक रद्दी के टोकरे में वो पड़ी रहती है। हाँ, इवन अगर आप देखेंगे तो कभी कदार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य, कुछ विधायक, कुछ सांसद अगर जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं तो उनकी आवाज को भी दबा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे, अभी कुछ कोरोना कांड के पहले सदन में बाकायदा हमारे पश्चिम के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सदन में बैठ गए थे जमीन पे, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक हिटलर के तानाशाही सरकार चला रही है, इसके अलावा कुछ नहीं चला रही है। बात रह गई विपक्ष की, विपक्ष अपना काम कर रही है और करती रहेगी, लेकिन ये जनता का काम है सरकार को चुनना। सरकार चुनी तभी जाती है जब वो वादे करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने इतने वादे कर दिए हैं कि वो पूरा कर नहीं पाएगी, ये सभी जानते हैं। और बचे हुए दिनों में हमें सिर्फ उनका भुगतान ही करना है, उसके अलावा कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है। जी गौरव जी, पूरी बात समझने के बाद ये बात तो पूरी तरह से समझ में आती है कि ये सरकार तानाशाही के रास्ते पे चल निकली है। तो क्या इस देश को और विपक्ष के सारे दलों को तानाशाही करते रहना देना चाहिए? और जब भी विपक्ष लोकतंत्रात्मक मूल्यों के आधार पे प्रदर्शन करना चाहेगी, सड़कों पे उतरना चाहेगी, तो ये सरकार धारा 144 जब चाहे लगा देगी। हाई कोर्ट कभी कभी बीच में आ जाएगा और ये कहेगा कि भाई क्या आप क्या चाहते हैं कि हमेशा, जी आप क्या चाहते हैं कि एक बात कहना चाहता है, एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूं मैं। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे, कांग्रेस पार्टी ने अभी 1000 बसों की फहरिस्त इनको दी थी कि हमारे मजदूर भाई पहुंच जाए। मैं कहता हूं अगर कांग्रेस पार्टी गलत थी, 1000 नहीं सही, हम कह रहे हैं 400 बसें सही, 400 बसों के माध्यम से तो गवर्नमेंट को मजदूर भाइयों को उनके निवास स्थान पे पहुंचा देना चाहिए था। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जी। और साथ ही साथ जो लल्लू जी की जो गिरफ्तारी हुई,
वो भी एक अमानवीय घटना कह सकते हैं आप उसको। बाकायदा उसमें कई लोगों को पीटा भी गया है और गवर्नमेंट अपनी सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वो ये दिखाना चाहती है कि हम लोगों की भलाई करना चाहते हैं। लोगों की भलाई तब कैसे होगी जब अगर आपने एक भी बसों की सहायता नहीं ली और वापस आपने उनको बैरंग वापस लौटा देना पड़ा, उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन से राजतंत्र में आता है कि आप किसी से मदद नहीं ले सकते हैं? आपकी मदद अगर लेते तो क्या आप छोटे हो जाते? हम विपक्ष की सुनने वाला कोई नहीं है इस समय। जनता करा रही है और विपक्ष एक मत होने के बावजूद जनता की बात को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन सरकार तानाशाही पे आकर के उनकी आवाज को दबा रही है। जी गौतम भाई। जी 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 जी, ये इस हम कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे ये सरकार तानाशाही के मार्ग पे चल चुकी है और खास तौर से जो उनके विचारक रहे हैं, जिन विचारकों के आधार पे आगे बढ़ रही है, उन विचारकों ने पहले से ही मान लिया था कि यहाँ के बहुत सारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आलम था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये स्थिति थी कि वो समझने के बाद, पूरी तरह समझने के बाद उन्होंने रेफरेंडम दिया और रेफरेंडम देने के बाद रेफरेंडम के लिए किया और उसको एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की और एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे वो आगे बढ़ते रहे हैं, जिसकी वजह से ये मिल गया। नहीं तो उनके जितने भी विचारक थे, वो विचारक तो बार बार यही कहते थे कि किसी भी तरह से इस देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के आधार पे सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो हमें अब समय इजाजत नहीं देता, अपनी बात यही समाप्त करनी पड़ेगी। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी बात हम यही खत्म करते हैं। सभी को नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, सब्बा खैर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लीव करिए, लीव मीटिंग।